हाँ तो नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। बच्चों मैंने खुद मेहनत करके ये 40 ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे 10th मैथ्स के बच्चों के लिए निकाले हैं। ये एक ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो छिपे हुए रहते हैं, जिनके बारे में कई लोगों को, कई बच्चों को पता नहीं रहता है कि इससे भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव जो वास्तव में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए। बच्चों, सपने वो नहीं होते हैं जो हम रात को सोने के बाद देखते हैं। सपने वो होते हैं बच्चों जो हमें सोने नहीं देते हैं। और जो बच्चे खुद को तराशते हैं उन्हें दुनिया फिर गूगल पर तलाशती है बच्चों। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि 6 और 20 का HCF क्या है। बच्चों, आपको पता होगा 6 और 20 का HCF हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके आपको गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करने के बाद में आपको 6 और 20 में जो कॉमन संख्या आएगी वही इसका HCF होगा। यहाँ पे 6 का मैं कर रहा हूँ, 2 तिया 6, 3 एकम 3। यहाँ पे 2 गुणित 3 इस 6 का जो है गुणनखंड होंगे। इस प्रकार से 20 के जो गुणनखंड हम लिख सकते हैं वो होंगे आपके इसमें 2 2 दम 2 ढाई 20 और 2 पंजे 10 5 1। तो यहाँ के इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणित 5। इस प्रकार से यहाँ पर इन 6 और 20 के गुणनखंडों में केवल 2 ही कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर 6 और 20 का जो HCF होगा वो बच्चों 2 होगा। आपको 2 यहाँ पर लिखना है। P अभाज्य संख्या है। यदि P A² को विभाजित करती है तो क्या P A को भी विभाजित करेगी? तो यस बच्चों, ये विभाजित करेगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और जहां A क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जहां A धनात्मक पूर्णांक है तो ये आपके सत्य में, ऑब्जेक्टिव में, वस्तुनिष्ठ में कहीं पर भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ रहा है, और वो ये है कि 4x धन 5 रेखीय बहुपद एक अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो एक अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है रेखीय बहुपद? तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करना है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 4x धन 5 को 0 के बराबर करेंगे बच्चों। इस प्रकार से 4x इक्वल टू हो जाएगा -5, तो x इक्वल टू हो जाएगा -5/4। तो -5/4 और 0 पर जो है वो x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो आपका आंसर क्या आएगा? -5/4 और 0 पर जो है वो x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। यहां पर आपको इसमें ये लिखना है। अगला प्रश्न, अल्फा और बीटा कौन सी भाषा के शब्द है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अल्फा और बीटा कौन सी भाषा के शब्द है? तो अल्फा और बीटा बच्चों जो है यूनानी भाषा के शब्द है। आपको ध्यान रखना है। एक बहुपद Px के शून्यंक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं या y निर्देशांक होते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। Px के जो शून्यंक होते हैं वो इन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं या y निर्देशांक होते हैं? तो वो x निर्देशांक होते हैं। आपको यहाँ पर x निर्देशांक लिखना है। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, रैखिक समीकरण का क्या कहलाता है आपको? तो इसके अंदर जो रिक्त स्थान में आपको लिखना है असंगत युग्म। क्या लिखना है बच्चों? यहाँ पे असंगत युग्म कहलाता है, जिसका कोई हल नहीं होता है। और जिसका हल होता है, अद्वितीय हल होता है या अनंत हल होता है, तो उसमें आपको क्या लिखना है बच्चों? संगत हल लिखना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण हल करने की कितनी विधियां हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बीजगणितीय विधियों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना बच्चों कि रैखिक समीकरण हल करने की आपको 4 विधियां हैं। एक तो ग्राफी विधि होती है, ओके, और बीजगणितीय में भी आपको 3 विधियां होती है। तो ग्राफी विधि और बीजगणितीय विधि। अब इस बीजगणितीय विधि के अंदर जो होता है वो 3 विधियां शामिल होती है। कौन कौन सी विधियां होती है? एक तो होती है आपकी विलोपन विधि, और एक होती है आपकी प्रतिस्थापन विधि, और एक होती है व्रज गुणन विधि जो आपके कोर्स में नहीं है। तो इस प्रकार से बीजगणितीय विधि की 3 विधियां हैं, और टोटल जो है वो आपकी कितनी विधियां हैं? 4 विधियां हैं। आपको ध्यान रखना है बच्चों। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर कि द्विघाती जो सूत्र है, द्विघाती शिष्टाचार सूत्र के नाम से हम इसको जानते हैं, को प्राप्त करते हैं। तो द्विघाती सूत्र को हम किससे प्राप्त करते हैं? तो पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करने पर प्राप्त होता है। बच्चों ध्यान से आप नोट कर लीजिए, सुन लीजिए इसको। द्विघाती सूत्र को किससे प्राप्त करते हैं? को प्राप्त करते हैं। तो शिष्टाचार सूत्र को हम किससे प्राप्त करते हैं? पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करने पर प्राप्त होता है। ये आपको इसके अंदर लिखना है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ रहा है, वो ये है
कि एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 को क्या कहते हैं, तो द्विघाती समीकरण कहते हैं बच्चों। यहां पर आपको द्विघाती समीकरण लिखना है। और इसके अलावा यहां पर a का मान क्या नहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन भी इसके अंदर है, तो a का मान 0 नहीं हो सकता है। यहां पर आपको ध्यान रखना बच्चों, a बराबर नहीं हो सकता है 0, ये लिखना है। ओके, समीकरण एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी के मूल समान है, तो दोनों मूल कैसे होंगे, तो दोनों मूल क्या होंगे, तो यदि किसी वर्ग समीकरण के मूल समान है तो हम जानते हैं कि मूल कैसे होते हैं, तो एक्स बराबर दोनों मूल समान होंगे, तो दोनों मूल आपको ध्यान रखना है एक्स बराबर माइनस बी बटा 2a होंगे। ये आपको इसके अंदर लिखना है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, वो ये है कि समांतर श्रेणी को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों परिभाषा को आप ध्यान से सुन लीजिए। परिभाषा किस प्रकार से लिखी जानी चाहिए, वो है एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह आपको इस समांतर श्रेणी की परिभाषा में लिखना है बच्चों। प्रश्न नंबर 12 देखिए आप यहाँ पर आ रहा है, वो ये है कि 2 4 6 डैश 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 20 दे रखा है को समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसको कौन सी श्रेणी कहते हैं, आपको यहाँ पर देखो लास्ट पद दे रखा है, और जिस समांतर श्रेणी के अंदर लास्ट पद होता है वो कौन सी समांतर श्रेणी कहलाती है, परिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। तो यहाँ पर इस रिक्त स्थान के अंदर आपको परिमित लिखना है बच्चों। इसके अलावा आपको अगला जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, वो ये है कि इसमें देखो नीचे वाले में कि 2 4 6 और इसमें अंतिम पद नहीं है को क्या बोलते हैं, अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। जिसमें अंतिम पद नहीं होता है उसको अपरिमित बोलते हैं, और जिसमें अंतिम पद होता है उसको हम परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या है, अगला प्रश्न नंबर 13 आ रहा है आपका, समांतर श्रेणी का व्यापक पद। तो बच्चों समांतर श्रेणी का व्यापक पद जो होता है वो आपको लिख लेना है, बहुत सिंपल है। ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक पद होता है बच्चों, ध्यान रखें। अगला है आपका यहाँ पर कि प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग का सूत्र क्या है। तो प्रथम एन धन पूर्णांकों के योग का सूत्र भी बच्चों लिख लीजिए, वो होता है आपका, इसमें एस एन बराबर होता है एन इंटू एन प्लस 1 बटे 2, ये आपके प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है आपके एक्स वाई जेड एपी में है, तो y बराबर एक्स धन जेड बटे 2 होता है, जहां y को क्या कहते हैं, तो y को समांतर माध्य कहते हैं। तो इसके अंदर आपको समांतर माध्य लिखना है बच्चों, इसके अंदर क्या लिखना है, समांतर माध्य लिखना है। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का यदि क्या होता है, क्या अनुपात सदैव समान रहता है, तो यह तथ्य किसने दिया था, तो यह तथ्य सबको पता होगा, थेल्स ने दिया था। तो यहां पर आपको थेल्स ने, यूनानी गणितज्ञ थे, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने इसको दिया था। एक रेखा, इसमें अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो वो तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। समांतर आपको लिखना है। एक त्रिभुज में दो कोण एक अन्य त्रिभुज की क्रमशः दो कोणों के बराबर है, तो क्या वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो हाँ वो दोनों त्रिभुज भी समरूप, क्योंकि दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक ही बराबर होगा, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कि बिंदु 4 5 की एक्स अक्ष से दूरी जो है वो क्या है, और वाई एक्सिस दूरी क्या है, और 4 और 5 को क्या कहते हैं। तो एक्स अक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ध्यान रखें कि एक बिंदु 4 5 है कि एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, 5 होगी, ये आपको ध्यान रखें। एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो 5 और वाई अक्ष से दूरी पूछे तो 4, क्योंकि ये उल्टा होता है इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। और 4 और 5 को क्या बोलते हैं, क्रमशः भुज और कोटि कहते हैं, ये भी आपको इसके अंदर नोट डाउन कर लेना है। y बराबर एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी का आलेख क्या कहलाता है, बच्चों इसके अंदर परवलय लिखना, आपको परवलय कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका, निर्देशांक ज्यामिति के किन विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग होते हैं, मतलब निर्देशांक ज्यामिति का कौन से क्षेत्रों के अंदर हम अनुप्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं भौतिकी के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, समुद्री परिवहन, भूकंप शास्त्र में, और इसमें कला में हम इसका उपयोग करते हैं। निर्देशांक tan a बराबर sin a बटे cos a, तो cot a का मान क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, सब बच्चों को आना चाहिए, पर ये tan a का उल्टा होता है cot a, तो cot a बराबर होता है, आपको याद रखना है, cos a बटे sin a, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपका, 0 से 90 डिग्री तक साइन थीटा का मान जो होता है वो 0 और 1 के 1 तक होता है, क्योंकि 0 पर 0 होता है
और एक पर एक साइन 90 डिग्री पर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 0 और 1 लिखना है। कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सर्वसमीका को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं, इसमें आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीका लिखना है प्रश्न नंबर 25 में। साइन ए और कोसेक का मान कभी भी याद रखना 1, तो यहाँ 1 लिखना है, 1 से अधिक नहीं होता है, जबकि सेक ए और कोसेक ए का मान सदैव 1 से अधिक या 1 के बराबर होता है। बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, आप याद रखना इसको। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, वो है प्रश्न नंबर 27। बहुत सिंपल है। इसमें देखिए साइन ए बराबर दे रखा है रिक्त स्थान बटे कर्ण, तो यहाँ पर आपको लिखना है कोण ए की सम्मुख भुजा। क्या लिखना है बच्चों, कोण ए की सम्मुख भुजा। मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए, सम्मुख भुजा यहाँ पर आपको लिखना है। इसके अलावा टेन ए बराबर रिक्त स्थान बटे रिक्त स्थान दे रखा है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा, यहाँ पर आपको यह लिखना है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है दृष्टि रेखा की परिभाषा। बहुत सिंपल है, दृष्टि रेखा की परिभाषा आप सब बच्चों को आती होगी। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख के उस वस्तु बिंदु को मिलाने रेखा होती है जिससे प्रेक्षक देखता है, ये आपको इसके अंदर लिखना है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की क्या होती है कि एक विशिष्ट दशा होती है, तो इसके अंदर आपको बच्चों क्या लिखना है, विशिष्ट दशा लिखनी है। यहाँ पर विशिष्ट लिखना है और संगत जीवा के दोनों सिरे क्या होते हैं, समपाती हो जाए, तो यहाँ पे समपाती आपको लिखना है। स्पर्श रेखा की परिभाषा बहुत सिंपल है, आपको ध्यान रखना बच्चों। स्पर्श रेखा की क्या परिभाषा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये इसके अंदर आपको लिखना है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। 31वें पे आपको लंब लिखना है। वृत्त खंड को परिभाषित कीजिए और त्रिज्य खंड को परिभाषित कीजिए, तो दोनों को आपको परिभाषित करना है। इसमें आपको परिभाषा मैं आपको बोल रहा हूं, लिख लीजिए आप लोग। ये परिभाषा है इसके अंदर कि वृत्त खंड जो होता है वो वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग होता है जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध होता है या उससे घिरा हुआ रहता है, उसे वृत्त खंड कहते हैं। जबकि त्रिज्य खंड जो होता है वो वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग होता है जो त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हुआ होता है, उस वृत्त का त्रिज्य खंड कहलाता है, ये आपको इसके अंदर लिखना है। प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, इसके अंदर लिखना आपको वर्ग चिन्ह कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं, जिसे उस वर्ग में आने वाले सभी प्रेक्षणों का उसे क्या कहते हैं, जो उसको निरूपित करता है, जिसको हम प्रतिनिधि कहते हैं। तो यहाँ पर प्रतिनिधि आपको लिखना है। बहुलक को परिभाषित करना है, बहुत सिंपल है। दिए गए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है बहुलक कहलाता है बच्चों। इसके बाद ये संबंध आपको पूरा करना है, इसमें 3 गुणित माध्यक बराबर, यहाँ पर आपको बहुलक लिखना है। ओके, इस रिक्त स्थान में बहुलक के सूत्र भी आप लोग नोट कर लीजिए, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है और पीरे-सामन लाप्लास द्वारा दी गई प्रायिकता की परिभाषा क्या है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग में सभी संभव परिणामों की संख्या को हम प्रायिकता कहते हैं, ये आपको इसकी परिभाषा के अंतर्गत लिखना है। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।